हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ भी अगर क्लास में चेंजेस करवाने हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो एक बच्चे के द्वारा मैसेज आया है कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका रिवीजन वाले, जो आपका सेकंड पार्ट होता है क्लास का, वो बढ़ा दिए जाए। तो आज से जो है हम अभी तक 15 क्वेश्चन कर रहे थे रिवीजन वाले में, अब जो है आज से आप 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चे, आई होप आप सभी लोग अभी आ गए होंगे लाइव और आंसर करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, इसमें आपका आंसर आ गया बच्चे। चलिए कोई बात नहीं, न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, आपको याद रखना है, इसे शॉर्टकट में कहा जाता है जीएफपी रैंकिंग। जीएफपी रैंकिंग वैसे ही लास्ट वीक भी आप लोगों ने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट आपका है कि जीएफपी रैंकिंग में आपको बताना है कि भारत का कौन सा स्थान जो है, ठीक है। जीएफपी रैंकिंग, अब जीएफपी रैंकिंग होती क्या है एग्जैक्टली? जीएफपी रैंकिंग, इस रैंकिंग में जो है आपका देशों की सेनाओं को बच्चा, देशों की सेनाओं को रैंक किया जाता है कि कौन सी सेना या फिर किस देश की सेना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो पावर रैंकिंग है ये, देशों की जो सेनाएं होती हैं, आर्मी होती हैं, उन्हें जो है आपका रैंक किया जाता है। तो ग्लोबल फायर पावर जो रैंकिंग है, इसमें भारत का जो स्थान है आप लोग देख रहे होंगे, तीसरा स्थान है, ठीक है, तीसरा स्थान है। और ये आपका कट गया बेटे, भारत का जो है वो चौथा स्थान है। सबसे ऊपर जो है आपका यूएसए है, ठीक है। यूएसए की आर्मी है, उसके बाद में रसिया है, उसके बाद में चाइना है, उसके बाद में इंडिया है। तो इंडिया का स्थान याद रखिएगा, और सबसे ऊपर जो है आपका, सबसे ऊपर है आपका यूएसए, ये आपको याद रखना है। और टॉप 10 जो है इन्होंने कंट्रियों को रिलीज किया था, मतलब सिर्फ जो टॉप 10 देश हैं उसमें आप लोग देखिए बच्चे, बाकी कौन कौन से देश हैं। साउथ कोरिया भी है, और जो है हमारा पाकिस्तान, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो भी यहाँ पे है, ठीक है। तो टॉप 10 में जो है सारे के सारे देश है। पहले नंबर पे याद रखना है यूएसए है, और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? चौथे नंबर का है। अगला प्रश्न है आपके सामने, विंग्स इंडिया अवार्ड्स। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किस एयरलाइन को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार दिया गया है? विंग्स इंडिया अवार्ड, पहले तो विंग्स इंडिया का नाम आपको याद रखना है। विंग्स इंडिया एक सम्मेलन है जो कि एशिया में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में, एविएशन के फील्ड में होने वाला सबसे बड़ा सम्मेलन है। इस बार विंग्स इंडिया जो है आपका हुआ है कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में एयरपोर्ट है बच्चे जिसका नाम है बेगमपत, बेगमपत, ठीक है। ये यहाँ पे एयरपोर्ट है हैदराबाद में। इस एयरपोर्ट में जो है आपका इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और यहाँ पे पुरस्कार भी दिए गए। विंग्स इंडिया अवार्ड पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए हैं? वर्तमान में भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री जी हैं, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिए गए हैं। नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। नाम भी याद रखा करिए, अगर किसी भी न्यूज़ में किसी मंत्री का नाम आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए, पोर्टफोलियो मंत्री का पता होना चाहिए कि उसके पास में कौन सा मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो विंग्स इंडिया अवार्ड बच्चे 2024 में आपको पूछा हुआ है कि कौन सी एयरलाइन को सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार दिया गया है इस बार विस्तारा को, ठीक है। विस्तारा को सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए, जिन कैटेगरी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सबसे बेस्ट एयरपोर्ट। तो देखिए बेंगलुरु में जो आपका कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दोनों को संयुक्त रूप से इन अवार्ड में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब मिला है या फिर पुरस्कार मिला है, ठीक है। याद रखना, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दो को मिला है। एक आपका बेंगलुरु का है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक आपका दिल्ली का है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये समाप्त भी हो जाएगा बच्चे, उसके बाद भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी ये हो रहा है खेलो इंडिया, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन किया जा रहा है इस बार कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पे? चेन्नई पे, ठीक है। तो अभी ये गेम चल ही रहे हैं, उसके बाद में जैसे ही समाप्त होंगे तो हमें जो है इसकी मेडल टेली भी जो है देखनी पड़ेगी कि सबसे ज़्यादा जो मेडल हैं वो किसने जीते हैं, ठीक है, कौन से स्टेट के द्वारा जीते गए हैं। तो याद रखना, इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कहाँ पे हो रहा है? ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है, कहाँ पे स्थित है? तो ये बच्चे अभी रिसेंटली इसका ये देखिए,
ये आपको दिख रही होगी कांसे की बच्चे, ये आपकी मूर्ति है, B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा है, ठीक है। और इसे जो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, कौन सी सरकार ने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है आपका विजयवाड़ा में स्वराज मैदान में B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई है, ठीक है। और इन्होंने इस प्रतिमा का नाम रखा है सामाजिक न्याय की प्रतिमा, याद रखना, इसे इन्होंने नाम दिया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, हिंदी में कहेंगे सामाजिक न्याय की प्रतिमा, ठीक है, याद रखना इसका नाम। और जगह का नाम आपको पूछा हुआ है तो सरकार है आंध्र प्रदेश और जगह है विजयवाड़ा, ठीक है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसे स्थापित किया गया है। और कौन से सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, उनके द्वारा बच्चे ये स्थापना की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किन भाषाओं को संरक्षित करने की अनुशंसा की गई है। देखिए, संरक्षित करने की अनुशंसा का मतलब क्या होता है, आपको पता है क्या कि हमारे देश में 6 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें क्लासिकल होने का दर्जा दिया गया है, क्लासिकल का जिन्हें जो है आपका हम कहते हैं शास्त्रीय भाषा, ठीक है। जैसे शास्त्रीय नृत्य होते हैं इंडियन क्लासिकल डांस, वैसे ही जो है आपका इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस भी होती हैं बच्चे, ठीक है। और इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज में आपकी 6 भाषाएं आती हैं, ठीक है। तो इन 6 भाषाओं के साथ में 3 और भाषाओं को जोड़े जाने की बात की गई है, कौन सी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो आपकी नई शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वर्तमान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, अब धीरे धीरे इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी में जो है आपका एक चरण में एक स्टेज के अंडर जो है आपका सरकार ने कहा है कि 3 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें की क्लासिकल होने का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इनमें तीनों भाषाएं कौन सी बच्चे, पाली है, प्राकृत है और आपका फारसी है, याद रखना, ठीक है। और जब ये तीनों भी आपके जुड़ जाएंगे, अभी तो देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, अनुशंसा की गई है, ठीक है, अभी तो सिर्फ जो है रिक्वेस्ट किया गया है। जब ये बच्चे बन जाएगी, ठीक है, जब ये आपकी बन जाएगी, रिक्वेस्ट जो है अप्रूव हो जाएगी, एक्सेप्ट कर ली जाएगी, उसके बाद में भारत में जो है आपकी कितनी हो जाएंगी क्लासिकल लैंग्वेज, 9 हो जाएंगी, ठीक है। तो जो 6 अभी हैं वर्तमान में, उनका नाम हम एक एक करके याद करते हैं। देखिए, भारत में वर्तमान में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज जिन्हें कहते हैं हिंदी में शास्त्रीय भाषाएं। अब 6 भाषाएं हैं, सबसे पहले 4 जो है द्रविडियन लैंग्वेज है बच्चे, ठीक है, द्रविड़ीय जो भाषा परिवार है उसकी भाषाएं हैं। पहला है आपका तमिल, फिर है आपका मलयालम, फिर है आपका कन्नड़ और फिर है आपका तेलुगु। ये 4 तो जो है द्रविडियन भाषा परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है। 2 और कौन सी हैं, एक है संस्कृत और दूसरी भाषा है आपकी उड़िया, ठीक है, उड़िया। ये 6 भाषाएं हैं जिन्हें की वर्तमान में क्लासिकल होने का दर्जा प्राप्त किया गया है। और उसके बाद में जब ये अनुशंसा बच्चे स्वीकृत कर लिया जाएगा, उसके बाद में 3 और भाषाएं हैं जो कि क्लासिकल में ऐड हो जाएंगी, एक पाली है, एक प्राकृत है और अभी नई नई जो है वो है आपके फारसी को भी जो है आपका रिकमेंड किया गया है क्लासिकल लैंग्वेज दर्जा देने के लिए, ठीक है। और इनमें से भी आपका जो सबसे पहले मिला था वो मिला था तमिल को बच्चे, जो तमिल भाषा इसे 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। और जो सबसे रिसेंट जो स्टेटस मिला है वो है उड़िया लैंग्वेज को। उड़िया लैंग्वेज को 2014 में 2014 में से क्लासिकल होने का स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। तो इतना जो है इस खबर से आपको याद रखना है। अगला है, असम के ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम देखिए, असम के ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन, ठीक है, ये बच्चे बुक का नाम है। इस बुक का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इस बुक को जो है लॉन्च किया गया है हमारे गृह मंत्री के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बच्चे बीच वाले जो पर्सनालिटी, उन्हें आप लोग जानते होंगे, बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा। तो मिस्टर अमित शाह जो कि वर्तमान भारत के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा इस बुक का पदार्पण किया गया, ठीक है। कहाँ पे किया जा रहा है, तो बुक के टाइटल में आपको दिख रहा होगा असम लिखा हुआ है। तो असम में जो है बहुत फेमस पर्सनैलिटी, इन्हें जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ के जो है वॉरियर हैं, ठीक है, एक वॉरियर थे और 17वीं शताब्दी के बच्चे वॉरियर हैं, 17वीं सेंचुरी के, नाम है लचित बरफुकन। तो लचित बरफुकन के जीवन संघर्ष के ऊपर जो है पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा, इनका नाम है बच्चे अरूप कुमार दत्ता, ठीक है, राइटर का नाम है अरूप कुमार दत्ता। इसका लोकार्पण या फिर पदार्पण किया गया है हमारे गृह मंत्री के द्वारा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपका वो इनके बारे में है जिनके बारे में पुस्तक है, लचित बरफुकन। पूछा जाएगा कि इनका संबंध कौन से वंश से था या फिर कौन से साम्राज्य से था। तो याद रखना बच्चे, असम में एक वंश हुआ करता था 17वीं शताब्दी में जिसे कहते हैं अहोम किंगडम, अहोम साम्राज्य, ठीक है। तो अहोम साम्राज्य से रिलेटेड जो है ये राजा थे, इनके द्वारा मुगलों का
असम वाला एरिया या फिर जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था उससे जो है इन्होंने बचाया था। ठीक है, तो मुगलों का संघर्ष किया था इन्होंने, उसी से रिलेटेड जो है इनकी पुस्तक भी है। ठीक है, उनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है, याद रखना अहोम वंश के राजा और असम के राजा जो हैं उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। और राइटर का नाम है आपका अरूप कुमार दत्ता। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं असम के सीएम भी हैं, असम के जो आपके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है हेमंत कुमार बिस्वा। ठीक है, ये जो है असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। अगला है आपका श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? रंगनाथ स्वामी मंदिर आपको बताना है भारत के कौन से राज्य में स्थित है। देखिए बच्चे, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है या फिर आपका आंध्र प्रदेश है। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ मंदिर का नाम रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ठीक है, और डायरेक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपको जो है याद रखना है किसका नाम, स्टेट का नाम। ठीक है, रंगनाथ स्वामी मंदिर। देखिए बच्चे, रंगनाथ स्वामी आपने एक और जगह पढ़ा होगा जब आप स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक में जब आप लोग स्पोर्ट्स पढ़ते हैं ना, 1 सेकेंड, देखिए रंगनाथ स्वामी के नाम पे जो है आपका एक कप भी है, मतलब नेशनल लेवल का एक चैंपियनशिप होता है रंगनाथ स्वामी के नाम पे। ठीक है, तो वो भी कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि रंगनाथ स्वामी कप का संबंध बताइए कौन से खेल से है। तो ये जो आपका कप है इसका संबंध है हॉकी से। ठीक है, याद रखना हॉकी से संबंधित है। और ये बच्चे जो मंदिर है रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, तिरुचिरापल्ली जो है यहाँ पे एक जगह है और तमिलनाडु में जो है आपका ये मंदिर स्थित है, याद रखना इसे। अगला है श्री श्री ओनी यात्री सर्व वैष्णव मठ असम के किस जिले में स्थित है? यहाँ पे आपको इस मोनेस्ट्री का बस नाम याद रखना है। मोनेस्ट्री का नाम क्या है? श्री श्री ओनियात्री सत्र वैष्णव मठ। ये असम के कौन से जिले में स्थित है? ये बच्चे असम के कौन से जिले में स्थित है? एक बहुत फेमस जगह है असम में जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो है आपका माजुली। ठीक है, माजुली क्या है? एक नदी से बनाया गया आइलैंड है। ठीक है, नदी द्वीप है और यहीं पे जो है आपका ये क्या है, मठ स्थित है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्लिम। देखिए स्लिम का जो फुल फॉर्म है वो है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। ठीक है, आपको देखिए पूछा है व्हाट इज द लार्जेस्ट लैंडिंग लोकेशन फॉर द स्लिम, कि बताइए कि स्लिम की जो लार्जेस्ट लैंडिंग लोकेशन है वो क्या रही। अब पहले तो जान लेते कि स्लिम है क्या बच्चे। स्लिम का फुल फॉर्म देखिए स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। ये क्या है बच्चे? लैंडर है। ठीक है, जैसे अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा कि इसरो के द्वारा जो है चंद्रयान भेजा गया, चंद्रयान 3 भेजा गया, जिसने कि जो मून है, चांद है, चांद के जो साउथ पोल है वहां पे सफलतापूर्वक लैंड किया था। ठीक है, ये आपने देखा। अब इसके बाद में जो है आपके बच्चे एक और देश है जिसने कि चांद पे सफलतापूर्वक लैंड कर लिया है। ठीक है, देश कौन सा है? जापान है। अब जैसे हमारा जो लूनर मिशन था उसका नाम क्या था? चंद्रयान 3, वैसे ही जापान का जो लूनर मिशन है उसका नाम है स्लिम। ठीक है, इसका नाम बचे, इनके मिशन का नाम है, इस लैंडर का नाम है आपका स्लिम। ठीक है, इसने जो है चांद पे क्या कर लिया है? लैंड कर लिया है। और इसी के साथ में जापान क्या बन गया है? ये आपका दुनिया भर में जो है आपका 5वें नंबर का देश बन गया है जिसने कि कारनामा किया है। आपको पता है कि चांद पर लैंड करने वाले, सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देश बहुत कम है। ठीक है, गिनते हैं, चलिए गिनती करिए मेरे साथ। सबसे पहले आपका अमेरिका, यूएसए। ठीक है, उसके बाद में है आपका रसिया। ठीक है, उसके बाद में है आपका चाइना। ठीक है, उसके बाद में है आपका इंडिया और अब जाकर जो है आपका जापान के द्वारा लैंड किया गया है। तो 1 2 3 4 और 5वां देश बना है दुनिया का जापान। और ये बच्चे एशिया का तीसरा देश है। ठीक है, एशिया का तीसरा देश है जिसने कि चांद पे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है, और दुनिया का ये आपका 5वां देश है। तो याद रखना बच्चे, आपको पूछा जाएगा कि स्लिम जो है आपका ये कौन से देश का चंद्रयान है या फिर कौन से देश का जो है चांद के लिए भेजा गया मिशन है, स्लिम है। दूसरा क्या प्रश्न जो पूछा गया है कि प्रश्न पूछा है कि स्लिम ने कहां पर लैंड किया है। तो आपको पता है कि चांद पे जो है, चांद की जो सतह है वहां पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं बच्चे। उन गड्ढों को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, तो उनमें से जो है आपका एक क्रेटर जिसका नाम है शियोली क्रेटर, शियोली क्रेटर के समीप ही जो है स्लिम के द्वारा लैंड किया गया है। ठीक है, तो शियोली क्रेटर ये कहाँ पे है? चांद पे है। और इसी के बगल में जो है इस लैंडर के द्वारा, इस मिशन के द्वारा लैंड किया गया है। ये रहा बच्चे आपका, ये देखिए। अगला प्रश्न है टाइम
स्पेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसकी आत्मकथा है? आपको व्यक्ति का नाम बताना है। वैसे तो यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा हुआ है जस्टिस शिवाजी शिवराज वी पाटिल, ठीक है। इनके द्वारा इनकी आत्मकथा लिखी गई है। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये देखिए टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रेवल, इनकी बुक का नाम है, आत्मकथा इन्होंने लिखी है। अब ये जो पर्सनैलिटी है बच्चे शिवराज वी पाटिल, इनके साथ में एक और अचीवमेंट जुड़ी हुई है कि ये जो है भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, उसके जो है ये आपके कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। और इनकी जो है आत्मकथा भी आई है, तो दोनों ही चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो याद रखना शिवराज वी पाटिल की आत्मकथा है टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये आपका बुक्स एंड ऑथर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है मामनी फूड फेस्टिवल किस हिमालयी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? आपको फूड फेस्टिवल दिया हुआ है बच्चे। फूड फेस्टिवल आपको बताना है मामनी फूड फेस्टिवल ये कौन से हिमालयी राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है लद्दाख में, ठीक है। बस नाम याद रखिएगा मामनी फूड फेस्टिवल, और है कहाँ पे जगह? लद्दाख में, ठीक है। अगला प्रश्न है बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? अब ये हो चुका है बच्चे। बीसीसीआई यानी कि भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, भारत का जो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाला बोर्ड है, उनके द्वारा क्या किया गया है 2019 के बाद से। 2019 में बच्चे लास्ट अवार्ड दिए गए थे 2019 में, 2019 के बाद से अब जाकर के 2024 में पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो दो कैटेगरी आपको याद रखनी है। एक तो याद रखना लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है, ये किसे मिला है? ये मिला है बच्चे रवि शास्त्री को। अब रवि शास्त्री कौन है ये तो आपको पता होगा, ठीक है, भारत के पूर्व कोच रह चुके हैं, ठीक है, कोच रह चुके हैं। तो रवि शास्त्री को मिला है बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और दूसरा है आपका सुमन गिल को क्या मिला बच्चे? इन्हें मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। सुमन गिल को मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर। पूरे साल भर जो है आपका अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए, ठीक है, अच्छा परफॉर्म करने के लिए जो नए खिलाड़ी होते हैं, युवा खिलाड़ी होते हैं, उन्हें दिया जाता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है आपका मिला है सुमन गिल को। तो दो कैटेगरी याद रखना, एक तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, और एक याद रखना बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है। एक में आपको रवि शास्त्री का नाम याद रखना है, दूसरी कैटेगरी में सुमन गिल का नाम याद रखना है। तो दो पुरस्कार बीसीसीआई के आपको याद रखने, ठीक है। अगला है कच्ची खरेक की खेती किस राज्य में होती है? कच्ची खरेक, आप देखिए पिक्चर में, ये यहाँ पे क्लियर नहीं आया है, ये बच्चे आपका खजूर का पेड़ है, ठीक है। खजूर जैसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में डेट कहा जाता है। तो ये जो कच्ची खरेक है ना, ये आपका खजूर की प्रजाति है। और ये खजूर की प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है या फिर कहाँ पे उगाया जाता है? ये आपको मिलेगा कच्छ में। कच्छ कहाँ पे बचे? कच्छ का रण जो है आपका गुजरात में है, ठीक है। तो गुजरात में इसकी खेती होती है। और ये क्यों चर्चाओं में आया है? क्योंकि इसे अभी वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा GI टैग दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा GI टैग इसे दिया गया है, ठीक है, याद रखना। तो कच्ची खरेक ये क्या है? ये जो है भारत में उगने वाली या फिर गुजरात में जो है उगाई जाने वाली क्या है? एक खजूर की प्रजाति है, जिसे कि वर्तमान अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा GI टैग दिया गया है। तो इसका स्टेट याद रखना बच्चे, गुजरात। अगला है खंजर अभ्यास में कौन से दो देश भाग ले रहे हैं? एक्सरसाइज खंजर आपके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, आपको याद रखना है। एक्सरसाइज खंजर बच्चे ये होता है कौन कौन से देशों के बीच में? ये होता है आपका इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में, ठीक है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में होने वाला क्या है? संयुक्त युद्ध अभ्यास है। 2024 का जो युद्ध अभ्यास है वो शुरू हो चुका है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जगह है आपका बकलो, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका आयोजन इस बार किया जा रहा है। अगर हम किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान क्या है? एक एशियन कंट्री है, मध्य एशियन देश है, ठीक है। मध्य एशिया में ये आपका देश मिलेगा आपको। इसकी जो राजधानी है वो है बिश्केक। बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है, ठीक है। और किर्गिस्तान की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है आपका किर्गिस्तानी सोम, ठीक है। करेंसी है इनकी सोम, किर्गिस्तानी सोम जो है इनकी करेंसी है। तो ये आपको याद रखना है किर्गिस्तान के बारे में। और एक्सरसाइज का नाम याद रखना, ठीक है, अभ्यास का नाम है खंजर एक्सरसाइज। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, देखिए बच्चे
सुभाष चंद्र बोस की जयंती, अभी मैं क्वेश्चन ही पूछूंगी आपको, पहले ये पुरस्कार याद रखिएगा। हमारे देश में आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, आपदा प्रबंधन के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है। अब ये पुरस्कार जो है आपका किसी पर्सनैलिटी के नाम पे दिया जाता है और वो पर्सनैलिटी है सुभाष चंद्र बोस। तो ये पूरा का पूरा पुरस्कार बनता है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो 2024 में भी इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है, किसे मिला है बच्चे? ये मिला है यूपी की एक हॉस्पिटल सर्विस को। ठीक है, और इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल। ठीक है, याद रखना, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि आपका यूपी को बिलोंग करता है, इस हॉस्पिटल को, इस हॉस्पिटल फैसिलिटी को जो है आपका ये पुरस्कार दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, याद रखना। पुरस्कार, स्पोर्ट्स और अपॉइंटमेंट, 3 कैटेगरी ऐसी हैं अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, चाहे आप पिछला करंट अफेयर पढ़ रहे हो या फिर आज का करंट अफेयर पढ़ रहे हो, लेकिन आपको अच्छे से बच्चे ये तीनों ही कैटेगरी हमेशा याद रखनी है। और अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपके फेमस अवार्ड होंगे, ठीक है, वही आपको याद करने हैं। और भी बहुत सारे अवार्ड जो है आपके दिए जा रहे हैं, अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए दिए जाते हैं, तो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2024 में भारत रत्न की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, भारत रत्न बच्चे, ये जो है हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाला सम्मान है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है 2024 में जो है आपका किसे दिया गया है। तो इस बार के विजेता का नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है श्री कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है, अब इनका फील्ड कौन सा है? इन्हें जो है फील्ड के आपको पूछा जाएगा कि इनका संबंध कौन से क्षेत्र से था, तो याद रखना बच्चे, राजनीतिज्ञ और जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का जो आपका बाद वाला पीरियड था, लेटर पीरियड था, उनमें जो है आप इन्हें एक स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं। ठीक है, और राजनीतिज्ञ भी थे, क्योंकि इनके पास जो है आपका बिहार स्टेट था बच्चे। बिहार के 2 बार के जो है ये आपके सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। नाम है इनका कर्पूरी ठाकुर, और 2024 का भारत रत्न जो है इन्हें दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्हें जो है मरणोपरांत दिया गया है। मैं बता रही हूँ आपको कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, देश को आज़ादी करवाने की जो आपके संघर्ष हुआ था, उसमें जो इन्होंने हिस्सा लिया था, तो इन्हें जो है ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, मरने के बाद दिया गया है। दूसरा क्या है, अब आपको भारत रत्न जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, भारत रत्न जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा भारत रत्न से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें, तो ये जो है आपको स्टैटिक में याद करना है। अभी याद रखिएगा कि इन्हें मिला करके वर्तमान में टोटल कितने अवॉर्डी हो चुके हैं, टोटल कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, तो याद रखना 49 लोगों को। ठीक है, उन 50 लोगों को अभी तक जो है भारत रत्न मिल चुका है। उन 50 में से भी आपके 17 लोगों को जो है ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में विजेता है उन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। तो याद रखना 17 लोगों को ये मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न। ठीक है, अगला है महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? देखिए, महतारी वंदना योजना बच्चे कौन से राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है। याद रखना, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे शुरू किया है, और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा। ठीक है, कितना दिया जाएगा? देखिए, राज्य सरकार के द्वारा हर महीने पूरे 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी महिलाओं को। ठीक है, और हर महीने 1000 यानी कि 1 साल में 12,000 रुपये। ठीक है, तो याद रखना, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए महतारी वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाने हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 साल में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब देखिए, वित्त आयोग वाला हमने अभी रिसेंट वीक में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था 16वें वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, जो बच्चे ये वाला आपका फाइनेंस कमीशन चल रहा है, वित्त आयोग चल रहा है, ये 16वें नंबर का है, याद रखना। ठीक है, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है आपका अरविंद पनगड़िया, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का नाम आपको याद रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यही है कि 16वें वित्त आयोग के लिए पदों का सृजन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है आपकी पोस्टें बनाई जाएंगी। एक्चुअल में जो आपका प्रश्न आएगा वो आएगा कि जो आपका 16वां वित्त आयोग है, इसके अंदर कितनी नई पोस्ट बनाई गई हैं, कितने नए पद बनाए गए हैं। तो याद रखना बच्चे, इसके अंदर 3 नए पद बनाने की मंजूरी दी है सरकार ने। ठीक है, 3 नए पद बनाए जाएंगे, तो इसीलिए आपका जो 16वां वित्त आयोग है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका अध्यक्ष याद रखना, वर्तमान में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को चुना गया है। ठीक है, इनका नंबर याद रखना, 16वें वित्त आयोग का नंबर क्या है वर्तमान
वर्तमान में जो है आपका 16वें नंबर का है। अभी इसे बनाया कब गया है? 31 दिसंबर 2023 को इसे बनाया गया है। कब तक चलेगा ये आपका चलेगा अक्टूबर 2025 तक, ठीक है। और वैसे आपका जो वित्त आयोग होता है वो कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है, लेकिन इसकी जो समय सीमा है, इसका जो टेन्योर है वो राष्ट्रपति के द्वारा घटाया या बढ़ाया, नहीं बढ़ाया तो नहीं जा सकता, 5 साल के लिए होता है लेकिन घटाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना 5 साल। अगला प्रश्न, फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। मजबूत मुद्रा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन से देश की है? ठीक है, देखिए 2 तरीके के प्रश्न होंगे मुद्रा से रिलेटेड। एक तो ये प्रश्न आता है कि दुनिया भर में जो आयात और निर्यात किया जाता है, व्यापार जिसे हम कहते हैं, दुनिया भर में जो व्यापार किया जाता है वो सबसे ज़्यादा कौन सी मुद्रा में किया जाता है, मतलब व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़्यादा मुद्रा कौन सी है, ठीक है। और दूसरा आता है कि सबसे ज़्यादा महंगी मुद्रा कौन सी, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, ठीक है। तो दोनों ही अलग अलग हैं। देखिए अगर जो हम कहेंगे कि व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मुद्रा, उसमें आपका पहले नंबर पर आएगा डॉलर, दूसरे नंबर पर आएगा आपका दूसरे नंबर पे आएगा आपका यूरो, ठीक है। पहले नंबर पे डॉलर, दूसरे नंबर पे आपका यूरो, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है, सबसे महंगी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मुद्रा कौन सी है, तो उसमें बच्चे आपका पहले नंबर पर आया है कुवैती दिनार, ठीक है। याद रखना है कुवैत की जो करेंसी है कुवैती दिनार है, ठीक है। कुवैत की करेंसी है कुवैत की दिनार, पहले नंबर पे है दिनार कुवैत की, दूसरे नंबर पे है बहरीन की दिनार, ठीक है। बहरीन भी जो है आपका एशियन कंट्री है, तो बहराइन की दिनार दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे कौन सी है आपकी? ओमानी रियाल, ओमान जो देश है आपका, ओमानी रियाल, ठीक है। ये जो है आपके तीसरे नंबर पे है। टॉप 3 को याद रखना। और फिर आप कहेंगे कि इन दोनों का नंबर क्या है, तो बच्चे आपका 90वें नंबर पे है यूरो, 90वें नंबर पे है यूरो, और 10वें नंबर पे है आपका डॉलर, अमेरिका का डॉलर ही बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है, टॉप 3 करेंसी याद रखना बच्चे। तीनों ही करेंसी आप लोगों को एक चीज देखने को मिल रहा होगा, तीनों करेंसी कहाँ कौन से देश हैं, ये सारे के सारे जो हैं पड़ोसी हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं सारे के सारे देश? इन्हें कहते हैं खाड़ी देश, ठीक है। सऊदी अरेबिया आपने देखा है, आपने यूएई देखा है, तो उन्हीं के पड़ोसी हैं, ठीक है। उन दोनों के पड़ोसी हैं ये, और ये आपके एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। और तेल निर्यातक भी हैं, तेल का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। तेल बेचने के लिए जो है ये लोग आगे हैं। तो याद रखना इनकी जो करेंसी है कुवैत की दिनार, ये आपके पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है बहराइन की दिनार, और तीसरे नंबर पे है ओमान की रियाल, ठीक है। तीनों को याद रखना। अगला प्रश्न, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखिए चैंपियनशिप है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप ये जो है आपका हुआ है 2024 का, और इस चैंपियनशिप में एक भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। और ऐसा करने वाले ये दूसरे धावक बन गए हैं देश के, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना बच्चे, मानसिंह नाम है इनका। खेल याद रखना बच्चे, ये रनर है, ठीक है, धावक हैं, धावक, ठीक है, याद रखना। अगला है सीजन 22-23 के लिए बीसीसीआई पुरस्कार 2024 में पॉली उमरीगर पुरस्कार किसने जीता है? अभी हमने बीसीसीआई अवार्ड मैंने आपको बताया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री को मिला है। और जो आपका क्रिकेटर ऑफ द ईयर है बच्चे, क्रिकेटर ऑफ द ईयर को ही कहा जाता है आपका पॉली उमरीगर पुरस्कार, ठीक है। तो ये आपका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए 2024 के लिए बीसीसीआई ने पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया है, तो ये किसे मिला है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है शुभमन गिल को, ठीक है। मैंने आपको पहले नहीं बताया जानबूझ के, याद रखना पॉली उमरीगर पूछा जाएगा या फिर आपका क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा जाएगा, इसे याद रखना। शुभमन गिल को मिला है बीसीसीआई के 2024 के पुरस्कार। हर वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, बताइए। ये आपका कौन से दिन? अब देखिए ये तो आपका स्टैटिक का हो गया,
अब चूंकि जनवरी में आया इसलिए मैंने आप क्वेश्चन डाल दिया है ये, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस बच्चे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 जनवरी को, ठीक है। 24 जनवरी को किया जाता है। 26 जनवरी को आप सभी को पता है 26 जैन को आपका गणतंत्र दिवस आएगा, रिपब्लिक डे आएगा, ठीक है। 25 जनवरी को, 25 जनवरी को आता है आपका वोटर्स डे, मतदाता दिवस, वोटर्स डे, ठीक है। मतदाता दिवस आपका आता है भारत में 25 जनवरी को, और 24 जनवरी को आता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अगला है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है बच्चे, सरकारों की स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो ये अभी लॉन्च हुई है, ये आपकी स्कीम है, नई नई लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, ठीक है। योजना का नाम है सूर्योदय योजना। अब सूर्योदय योजना के अंतर्गत क्या किया जाना है? इसके अंतर्गत जो है आपका 1 करोड़, देख रहे हैं आप पोस्टर में, 1 करोड़ घरों के ऊपर लगेगा सोलर पैनल, ठीक है। 1 करोड़ घरों को चुना जाएगा और उसके बाद में उनके घरों पे क्या लगाया जाएगा? सोलर पैनल लगाया जाएगा। सोलर पैनल का इस्तेमाल किस में होगा बच्चे? बिजली जनरेट करने में होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और आपके घर में जो है बिजली का बिल नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि 1 करोड़ घर में लगना है, 1 करोड़ तो देश की जनसंख्या नहीं है, इसका मतलब है कुछ ही परिवारों को चुना जाएगा। किस किस को चुना जाना है? तो ये चुना जाएगा आपका, देखिए, जो बच्चे एक तो गैर सरकारी, जो सरकारी नौकरी नहीं है, जिनके पास में जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, ठीक है, सरकारी नौकरी वालों को नहीं मिलेगा, ये नहीं एलिजिबल है। दूसरा क्या है कि उस व्यक्ति की आय, उस परिवार की आय जो है आपका 1 और 1.5 लाख रुपए, 1 और 1.5 लाख रुपए से कम ही होनी चाहिए, तभी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे लगेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है साइट पे, तो वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है उसके बाद ही जो है आपको ये योजना का लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे 2 बेसिक चीजें हैं, एक तो जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, सरकारी कर्मचारी क्या ही करेंगे, सैलरी तो मिलती है ऑलरेडी, ठीक है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, जो आपका प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं या फिर असंगठित क्षेत्र के लोग हैं और जिनकी इनकम जो है काफ़ी कम है, सालाना इनकम 1 और 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी जो है आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा? आपके घर पे जो है सोलर पैनल लगेगा, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, अपने घर का जो बिजली है वो बचा सकते हैं, ठीक है। मतलब खुद ही जो है क्या कर सकते हैं, अपने लिए बिजली जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा? आंसर आएगा छत पर लगे सौर पैनलों से, ठीक है। योजना का संबंध किससे है? छत पर लगे सौर पैनलों से। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? बताइए बच्चे, भारत में जो पराक्रम दिवस है ये कब मनाया जाता है इंडिया में? ये भी आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? और पराक्रम डे जो आपका मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये जो है जयंती के रूप में मनाया जाता है। किसकी जयंती? इस दिन बच्चे आपका सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती सेलिब्रेट की जाती है भारत में। तो बताइए मुझे, पराक्रम दिवस जो है आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? याद रखना, ये भारत में 23 जनवरी को आता है बच्चे, 23 जैन, ठीक है, 23 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। अगला है, कोचिंग में दाखिला लेने के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है नए दिशा निर्देशों के अनुसार? अब देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जो है नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ठीक है, कोचिंग्स के लिए। कोचिंग का मतलब क्या है? ऐसे इंस्टीट्यूट जिनका संबंध इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है आपका एजुकेशन से है, ठीक है। तो कोचिंग जो है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उनके लिए जो है आपका एक गाइडलाइंस जारी की है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि छात्रों की जो न्यूनतम आयु है कोचिंग में दाखिला लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, वो कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना बच्चे, ये इन्होंने कहा है 16 साल। 16 साल तक का जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक वो किसी भी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। याद रखना, भारत सरकार के द्वारा लिया गया नया डिसीजन है। वैसे इस गाइडलाइंस में बहुत सारी नई नई चीज़ें भी हैं, ठीक है, और बहुत सारी जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कोचिंग्स के लिए, लेकिन ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्र को क्या किया गया है? घटाया गया है, या फिर उम्र को जो है निश्चित किया गया है, मिनिमम जो एज है वो 16 साल होनी चाहिए। अगला है, ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? ईरान और पाकिस्तान दोनों के बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे जो है आपका आपस में भिड़ंत हुई, ठीक है। पहले जो है एक तरफ से अटैक हुए, उसके बाद में दूसरी तरफ से जो है अटैक हुए, ठीक है। तो इसके बीच का पूरी लड़ाई को जानना अभी आपके लिए, पूरी लड़ाई को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि मुख्य कारण क्या है बच्चे। देखिए, आपको बहुत सारे जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, रिलीजियस डिफरेंस है, धार्मिक मतभेद है, सीमा विवाद है, इकोनॉमिक कंपटीशन है, या फिर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है। तो दोनों के बीच में जो है ये जो मामला था ये था सीमा विवाद का, ठीक है, सीमा
विवाद का जो है दोनों देशों के बीच में मामला है, याद रखना, ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो हालिया मतभेद या फिर तनाव देखा गया। अगला है जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ है। हमने अभी विंग्स इंडिया अवार्ड पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। विंग्स इंडिया 2024 का कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है, याद रखना बच्चे, ये है आपका बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। ये एशिया का सबसे बड़ा एविएशन क्या होता है, सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है इस महीने की या फिर इस साल की ही कहिए, इस साल की या फिर इस महीने के सबसे बड़े इवेंट की, ठीक है, पूरे देश में जो है एक उत्सव के रूप में मनाया गया। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, कब हुआ था? तो डेट आपको याद रखनी है 22 जनवरी 2024, ठीक है। 22 जैन 2024 जो है आपका हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इस प्रोसेस को किया गया, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया, ठीक है। कहाँ पे? अयोध्या राम मंदिर। अब देखिए बच्चे, ये न्यूज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत पुराना जो है विवाद है ये, इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट है तो आपको याद रखने हैं। पहले तो जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है उसकी डेट याद रखना, 22 जनवरी 2024 को। कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आपका जो नई राम मंदिर बनाई गई है वहाँ पे। नई राम मंदिर बनाई कहाँ पे गई है? अयोध्या, ठीक है। अयोध्या कहाँ पर है? यूपी में है, ठीक है। और अयोध्या जो है यूपी में एक जगह तो है, अब पहले ये आपके एक सिर्फ शहर था, एक जगह थी, अब जो है यूपी के अंदर एक पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अयोध्या बना दिया गया है, ठीक है। तो इस डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम क्या था वो भी पूछा जाएगा, याद रखना, फैजाबाद। फैजाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अयोध्या जिला कर दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यूपी में है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो नदी भी याद रखना, सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के तट पर स्थित एक शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आते हैं मंदिर के बारे में कुछ बातें, कुछ आपके फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात, मंदिर बना है तो मंदिर आप लोगों ने देखा कितना भव्य बनाया गया है, ठीक है, कितना सुंदर जो है इसका बिल्डिंग बनाया गया है। अभी चूंकि कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट होना भी बाकी है, लेकिन फिर भी जितना भी है वो आपका सुंदर है, ठीक है। किसने बनाया है? वास्तुकार होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं। तो बच्चे इस मंदिर को बनाने वाले जो मुख्य वास्तुकार थे उनका नाम था चंद्रकांत सोमपुरा। तो चंद्रकांत सोमपुरा जी का नाम आपको याद रखना है। ये मंदिर के, राम मंदिर के क्या है? मुख्य आर्किटेक्चर थे, मुख्य वास्तुकार थे। दूसरा नाम आपको याद रखना है, एक और नाम, हाँ, जिन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं, ठीक है, जिन्होंने बच्चे मूर्तियाँ बनाई हैं। मूर्ति जो बनी है आप लोगों ने देखी होगी कि 5 साल के रामलला को जो है मूर्ति के रूप में वहाँ पे स्थापित किया गया है। तो वो मूर्ति जिन्होंने बनाई है उन मूर्तिकार का नाम है अरुण योगीराज, ठीक है। अरुण योगीराज जी के द्वारा वो मूर्ति बनाई गई है। दूसरा है कि अभी तक जो है इस मंदिर को बनाने में टोटल कितना खर्चा आया है? तो इसकी लागत जो है बताई जा रही है अभी तक लगभग 1800 करोड़ रुपए, ठीक है। अभी मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, भविष्य में जो है खर्चा और भी होगा, लेकिन अभी तक की जो लागत है वो है आपका 1800 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ये जो काम है, मंदिर निर्माण का काम है या फिर मंदिर की देखरेख का काम है, ये किसके द्वारा किया जाना है? तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये किया जाएगा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। तो इस संगठन का नाम भी याद रखिएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम में याद रखिएगा, जिनके द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया गया और जिनके द्वारा उसकी देखभाल भी आगे की जाएगी, ठीक है। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर के निर्माण के लिए और देखरेख के लिए जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि मंदिर की आधारशिला कब रखी गई थी, मंदिर का काम कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त 2020 को ये काम आपका शुरू हुआ था। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला कब दिया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया था ये कब दिया गया था? 2020 में, 2020 में। 1 सेकेंड। ठीक है, तो फैसला कब आया था आपका? 2019 को। तो बच्चे 22 तारीख को आपका जो ये पूरे देश में फेस्टिवल के रूप में जो दिन सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, उससे रिलेटेड जो फैक्ट है
जो फैक्ट मैंने आपको बताया है वो याद रखना, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्ट है। 2 पर्सनैलिटीज़ का नाम है, मैंने आपको बताया है, नाम याद रखना, मुख्य वास्तुकार का और जिन्होंने मूर्ति बनाई है उनका, ठीक है। दूसरा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना जिसके द्वारा मंदिर बनाया गया है और जिनके द्वारा इसकी देखभाल भी की जाएगी, ठीक है। फैसला कब आया था आपका? नवंबर 2019 में फैसला आया था और ये आधारशिला रखी गई थी 5 अगस्त 2020 को, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसी खबर से जुड़ी हुई एक और न्यूज़ है। जिस दिन बच्चे ये आपका यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम हो रहा था, उसी दिन जो है आपका दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, ठीक है। अब इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा 22 जनवरी को ही जब प्राण प्रतिष्ठा वाला जो कार्यक्रम हुआ उसी दिन जो है घोषणा की गई। इन्होंने घोषणा की कि अयोध्या में जो जमीन जो है दूसरे पक्ष को दिया गया है, उस जमीन पे जो है आपका मस्जिद बनाया जाएगा। तो अयोध्या में एक मस्जिद बनेगा जिसका नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो मस्जिद का नाम याद रखना, ठीक है, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये कहाँ पे बनेगा? ये भी आपका अयोध्या में बनेगा। अब अगर आपको इस विवाद के बारे में या फिर इस घटना के बारे में या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में कंप्लीट नहीं पता, तो सिर्फ इतना जानिएगा कि 2019 में जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इन्होंने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट का बच्चे जो फैसला था 2019 में आया था, उसमें इन्होंने कहा था कि एक तो जो 1992 में 1992 में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, एक तो वो आपका गैरकानूनी था, इन्होंने गैरकानूनी बताया था, उसे इलीगल बताया था। दूसरा इन्होंने कहा कि जो वर्तमान विवादित क्षेत्र है वहाँ पे मंदिर बनाई जाएगी और किसके द्वारा बनाई जाएगी? जो मैंने अभी आपको ट्रस्ट का नाम बताया, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो दूसरा पक्ष है, मतलब जो आपका मुस्लिम पक्ष है, उन्हें जो है आपका जितनी भी उन्हें जमीन चाहिए या फिर उसी के बराबर जो है जमीन किसी और जगह पे दी जाएगी और वहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग जो है किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं, मतलब कि मंदिर बना वहाँ पे जो है मस्जिद बना सकते हैं या फिर कोई भी और चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें बच्चे जो आपका जमीन दी गई थी उसी पे जो है आपका मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बनाया जाएगा, ठीक है। और इसका भी आपका मई महीने से, इसी साल जो है मई से इसका काम शुरू हो जाएगा। ये भी आपका 1-2 साल में बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा अभी इम्प्लीमेंट होते हुए। मंदिर का इन्होंने कहा था कि मंदिर बन सकता है, तो वो बन चुका है, ठीक है। अभी चूंकि उसका काम बाकी है, ठीक है। और जो मस्जिद के लिए जो आपका जमीन दी गई थी वहां पे भी आपका काम शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्या है, मैंने आपको कहा कि मंदिर का जो है अभी निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीट नहीं होने का मतलब क्या है, जब आप बच्चे मंदिर को बाहर से देखें तो मंदिर की जो शैली है ना, जो मंदिर बना हुआ है राम मंदिर, ये बना हुआ है नागर शैली में। याद रखना, मंदिर निर्माण की जो है 3 शैलियाँ होती है भारत में, ठीक है। वासर शैली होती है, नागर शैली होती है और एक आपका द्रविड़ शैली होती है। तो जो राम मंदिर बना है वो आपका उत्तरी नागर शैली में बना है। तो उत्तरी नागर शैली की जो मंदिरें होती हैं उनकी एक खासियत होती है, उन पर एक शिखर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो राम मंदिर का भी शिखर बनना बाकी है, ऊपर का हिस्सा नहीं बना हुआ है, ठीक है, याद रखना। तो इसका स्ट्रक्चर अभी क्या है, अधूरा है, ठीक है, जो बन करके तैयार हो जाएगा 1-2 सालों में। और जो मस्जिद बनेगा बच्चे, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। अभी ये आपका वर्चुअल है, ठीक है, बना नहीं है अभी, ये भी बन करके तैयार होगा 1-2 साल में। चलिए, यहाँ तक जो है हमने इस हफ्ते की जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो भी देख ली, वो मैंने आपको डिटेल में बता दी, ठीक है। उसमें याद रखना, और पीडीएफ आपको दी जाती है, इसीलिए दी जाती है कि आप लोग रिवाइज कर सकें। अब जल्दी जल्दी जो है हम पिछला जो आपका करंट अफेयर है वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम WCCF में शामिल हुआ है? इसका आंसर क्या है आपका? बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। WCCF वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम पहला शहर है भारत का जो कि इस फोरम में शामिल हुआ है, तो याद रखना बेंगलुरु। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत किस शहर में बनाया जाएगा? किस शहर में बनाया जाएगा युगे युगीन भारत? ये आपका नई दिल्ली में बनाया जाएगा। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका मतलब ये जो चैंपियनशिप हुई है ये कौन से स्टेट में हुई है? महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, कौन से स्टेट में इसका आयोजन किया गया है? तो याद रखना बच्चे, मिस्टर इंडिया की जो आपकी प्रतियोगिता थी ये गोवा में हुई थी, ठीक है। अगला है, पहली बार राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में कितनी महिला सदस्यों को नामांकित किया गया है? कितनी महिला सदस्यों को नामांकित किया गया है? 4। अब ये जो आपकी खबर है बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा जो महिला सम्मान अधिनियम, ठीक है,
कि जो संसद है, जो आपका पार्लियामेंट है या राजनीति है, उसमें जो है महिलाओं को 50% का आरक्षण देने की घोषणा हुई थी अभी, ठीक है। तो उसी को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। राज्यसभा में पहली बार जो है आपका उपाध्यक्षों के पैनल में 50% का जो है आपका दिया गया, 50% महिलाएं होंगी और 50% आपके पुरुष होंगे। तो टोटल इसमें 8 मेंबर होते हैं, 8 में से 4 जो है आपकी महिलाएं होंगी, ठीक है। अगला है अकीरा, जो हाल ही में चर्चा में था। यह क्या है? अकीरा, अकीरा क्या है बच्चे? अकीरा जो है आपका, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपका रैंसमवेयर है, ठीक है। फिरौती मांगने वाला वायरस है, इंटरनेट का क्या है, एक वायरस है। ये कौन से वाला वेयर, कौन सा वाला मेलवेयर है? ये आपका रैंसमवेयर है, ठीक है। फिरौती मांग करके जो है आपकी सूचनाओं को रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। तो याद रखना, ये क्या है, एक तरीके का वायरस है जिसका नाम है अकीरा। अगला है प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यालय बढ़ा दिया गया है? ईडी, ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। ईडी के जो वर्तमान में निदेशालय के निदेशक हैं जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब वर्तमान में निदेशक यही हैं, इनका नाम है एसके मिश्रा, ठीक है। छापा मारने वाली छापे मारने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उनका सुना होगा ना कि सीबीआई का छापा हो गया या ईडी का छापा पड़ गया। तो ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसके जो वर्तमान में निदेशक है बच्चे, उनका नाम है एसके मिश्रा। भारत का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जा रहा है आपका जम्मू में, ठीक है, जम्मू में। हाल ही में किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने अपनी ऐप के माध्यम से आयकर का भुगतान करने की सुविधा लॉन्च की है? बताइए कौन सी कंपनी इनमें से जिसने कि एक सर्विस दी है अपने कंज्यूमर्स को, अपने ग्राहकों को? क्या सर्विस दी है कि आप अपने फ़ोन से, अपने मोबाइल एप्लीकेशन से क्या कर सकते हैं, अपने इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। उस कंपनी का नाम बताइए, उस फिनटेक कंपनी का नाम बताइए जिसके द्वारा यह काम किया गया है। फिनटेक, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, कौन सी कंपनी है ये बच्चे? ये आपका फ़ोन पे, ठीक है, फ़ोन पे। अगला है मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है? मेरी माटी मेरा देश, ये किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। कौन सा फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना था? इनमें से कौन सा फुटबॉल क्लब है बच्चे जो कि गोथिया फुटबॉल क्लब स्वीडन में, हाँ, गोथिया कप, गोथिया जो है इस टूर्नामेंट का नाम है गोथिया कप, ये जीता था। तो ये कौन सा वाला एकेडमी है या कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब है? इसका नाम है आपका मिनर्वा, ठीक है, मिनर्वा एकेडमी। मिनर्वा एकेडमी भारत का पहला क्लब बना है जिसके द्वारा ये जीता गया था। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बीडीएल के नए अध्यक्ष बने हैं बच्चे ए माधवराव। अगला है किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी गई है? मिशन शक्ति स्कूटर योजना, इसके तहत जो है यहाँ के सरकार के द्वारा स्कूटरों का आवंटन किया गया था। आपको बताना है कौन से सरकार के द्वारा किया गया है। ये क्या है बच्चे? आपका नवीन पटनायक की सरकार। नवीन पटनायक कहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में? उड़ीसा के, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था मिशन शक्ति स्कूटर योजना। 19वीं एशियाई महिला चैंपियनशिप के लिए भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया था? महिलाओं की जो वॉलीबॉल टीम है, ठीक है, महिलाओं की जो वॉलीबॉल टीम बच्चे, उसके वर्तमान में कोच कौन है? इनका नाम है रविंद्र बनशत्तु। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? बताइए ये कहाँ पर हुआ था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भगवान राम की लगभग 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई था। आधारशिला मतलब समझते हैं ना, अभी जो है आपका ये फाउंडेशन बना है, अभी प्रतिमा नहीं बनाई गई है, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। क्रिकेटर ब्रायन टेबर का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ये आपको बताना है कौन से देश के खिलाड़ी थे। तो ब्रायन टेबर बच्चे ये थे आपके ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन नंबर सी। टंकाई विधि जो समाचारों में देखी गई थी किस प्रक्रिया से संबंधित है? टंकाई विधि का
उल्लेख जो है, आप लोग प्रधानमंत्री को अगर फॉलो करते हैं तो प्रधानमंत्री की मन की बात देखते होंगे, ठीक है। उन्होंने जो है अपनी मन की बात के जो हाँ, मन की बात का जो उनका भाषण था, जो उनका वक्तव्य था, उसमें जो है इस विधि का उल्लेख किया था। तो टंकाई विधि जो है आपका, ये शिप बिल्डिंग के प्रोसेस है बच्चे, ठीक है। जहाज बनाने की प्रक्रिया, जहाज बनाने की प्रक्रिया। अगला, किस केंद्र शासित प्रदेश ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर किए हैं? या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, ये बच्चे आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? राजस्थान के द्वारा। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसेना अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी थी? देखिए, अमेरिका की नौसेना में, अमेरिका की नेवी में बच्चे कोई महिला जो कि हाईएस्ट पोस्ट पे बनी है, हाईएस्ट पोस्ट पे गई थी, इनका नाम क्या है आपका? लीजा फ्रांसीटी, ठीक है। लीजा फ्रांसीटी जो है आपकी बनी थी अमेरिका की पहली महिला जो कि नौसेना अधिकारी में भी सबसे शीर्ष पर गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? फिल्म फेयर जो है आपके 2024, ये कहाँ पर होने जाने हैं, कहाँ पर होंगे? 2024 के फिल्म फेयर कौन से फील्ड में दिए जाते हैं बच्चे? नाम से ही आपको लग रहा होगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, ठीक है। तो 2024 का जो फिल्म फेयर हुआ वो गुजरात में। अगला है आपका, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? सर्फिंग चैंपियनशिप ये आपका कौन से देश के द्वारा की गई थी? मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स आपका वैसे चर्चाओं में बना हुआ है, तो मालदीव्स के द्वारा जो है आपका ये किया गया था, ठीक है। तो ये बच्चे आपके रिवीजन के क्वेश्चन हो गए। और जो न्यूज़ हैं उन्हें भी याद रखना, जो न्यूज़ मैंने आपको दी है काफ़ी इंपॉर्टेंट इस हफ्ते, वैसे आप अगर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है आपकी, ठीक है। तो सारी की सारी जो है आपको जितना भी डिटेल भी बताया जाता है बच्चे, वो भी आपको याद रखना है। PDF आपको मिलता है जिसके थ्रू आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मेक इट ईजी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन से आप लोगों को फ्री में PDF मिलता है, वो आपके रिविजन के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो आपके बाद के क्वेश्चन है, इनसे रिलेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप लोगों ने ये न्यूज़ नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। तो जब आप अब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सुना ही नहीं, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि एक बार तो सुना हुआ है, ठीक है। तो इनको रिवाइज करने के लिए जो आपकी बात की न्यूज़ है, ये PDF आपको दी जाती है, तो PDF का फ़ायदा उठाना ना भूले और अपनी तैयारी को क्या करिए, शार्प करिए थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका जल्दी हो जाए, ठीक है। इंडियन नेवी जो ट्रेड्समैन मेट वाला एग्ज़ाम है वो आपका जल्दी हो जाएगा। बाकी न्यूज़ आपकी कोई भी प्रकार की नहीं छूटेगी, मतलब जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, ये जो टॉपिक है, अपॉइंटमेंट हो गया, वो जो है आपको मैं हर एक सेशन के जो ये टॉपिक है, एक टॉपिक की एक अलग अलग सेपरेट क्लास एग्जाम से पहले भी दे दूंगी वो, ठीक है। तो उसके लिए भी चिंता मत करिएगा, पिछले 1 साल का करंट जो है आपका वह वैसे भी होगा। और दूसरा जो है आपके लिए कुछ हम ई बुक बना रहे हैं जिसमें कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे के सारे नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 1 साल की करंट अफेयर आप लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि पढ़ पाएंगे। तो बच्चे सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे डिफेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अवार्ड्स वाला हो गया आपका, स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक हो गया, उसकी PDF जो है हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा भी समय लगेगा। चलिए बच्चे, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।